मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आर्थिक न्याय के कार्यक्रम में आप सभी बंधुओं का, बहनों का, मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम बताते हैं बार बार कि समाज में अगर हमें सुख शांति, परस्पर विश्वास, सद्भाव, प्रेम और आत्मीयता के साथ पूरी तरह सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीना है तो फिर आर्थिक न्याय को स्वीकार करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। क्योंकि आज जो स्थिति बनती जा रही है पूरे दुनिया की, कल की दुनिया कितनी अच्छी या बुरी हो सकती है, इसके कुछ लक्षण देखे और समझे जा सकते। भौतिक विज्ञान की उन्नति ने कहीं पर भी आना जाना, माल ढोना, माल लाना, माल भेजना, यह बहुत सरल बना दिया है। यहां तक कि धरती के एक कोने पर पाया जाने वाला पत्थर हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में उपयोग में लाया जाता है। पहले शायद यह इतना आसान नहीं था, लेकिन अब हर प्रकार के साथ बहुतायत से हो गए हैं और वह काम आसान हो गया है। लेकिन भौतिक ज्ञान का जो यह लाभ मिला है, इसके कारण होने वाला विनाश भी उतना ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब दुनिया का हर कोना पहले से अधिक खतरनाक युद्ध का मैदान बना हुआ है। छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी सेनाओं का निर्माण और उससे भी खतरनाक हथियारों का उपयोग, यह प्रत्यक्ष रूप से दिखने में आ रहा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई किसी न्याय के लिए नहीं हो रही है, आम आदमी के जीवन को सुखी बनाने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि यह सत्ता की लड़ाई, यह अपना वर्चस्व बनाए रखने की लड़ाई, पूरी दुनिया का विनाश करने के लिए तैयार है। किसी का क्या अधिकार है, कौन सा मानवाधिकार है, यह किसी के विचार का विषय नहीं। और आने वाले समय में जो भयानक दृश्य हमें देखने पड़ सकते हैं, यह उसी भयानक स्थिति को व्यक्त करने के लिए, समझने के लिए काफी है। और मैं बार बार इसीलिए इस बात को कहता हूं, अगर आर्थिक न्याय की अवधारणा को ठीक प्रकार से समझ लिया जाए तो आज जितनी समस्याएं समाज के सामने मुंह बाए खड़ी हैं, उनका भी सहजता से समाधान होगा। और भविष्य में जो आपदाएं आने वाली हैं, मैं प्राकृतिक आपदाओं की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मनुष्य के ज्ञान का जो भयानक स्वरूप कल प्रदर्शित हो सकता है, कल दिखाई पड़ सकता है, और उसके कारण होने वाला विनाश, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि दुनिया का भविष्य आर्थिक न्याय के बिना सुरक्षित नहीं है। भारतीय संस्कृति तो
सबके लिए सुखद जीवन की पक्षधर है। लेकिन यहां तो जो स्थिति बनने वाली है वह भयानक विनाशकारी बनने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जिन साधनों से अत्यंत विनाशकारी हथियारों का निर्माण हो सकता है, होता है, उन्हीं साधनों से सुख के सारे साधन भी निर्माण किए जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य की दुर्बुद्धि, लोभ, लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति सबका मुखिया बनने का लोभ और सबको अपनी इच्छा के अनुसार हाँकने का जो पागलपन है वह तो हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद है। और हमारा जो बौद्धिक विकास हुआ है वह इसकी तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट भी नहीं करता। पुराने समय में जब साधु सन्यासी मानवता का भला चाहने वाले, मानवता के बारे में निरंतर सोच रखने वाले, मानव अधिकारों का पूरा सम्मान रखने वाले, जब साधु सन्यासी समाज का मार्गदर्शन करते थे तो लोगों के बीच भी मानवता के प्रति प्रेम, सभी जीवों के प्रति दया और समता का भाव, सबके साथ सहज रूप से एकात्मता, परिवार जैसा भाव समाज में विकसित होता था। लेकिन अब जो व्यवस्था है जो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बाकी सब लोगों का गला घोटने का लक्ष्य लेकर चलती है, वह मानवता का विकास तो क्या केवल विनाश कर सकती है। बड़े बड़े घातक हथियार बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े विशाल भवनों को, अच्छे सुंदर भवनों को, ऊंचे ऊंचे महलों को क्षण भर में तबाह कर देती है और सब जगह आग का भयावह दृश्य दिखाई पड़ने लगता है। अच्छे सुंदर भवन देखते ही देखते खंडहरों में बदल जाते हैं। भारी मेहनत और खर्चे के बाद बनाए हुए पुल शत्रु सेनाओं को रोकने के लिए खुद ध्वस्त करने पड़ते हैं। आप कल्पना कीजिए कि भौतिक विज्ञान का यह जो विकास हुआ है उसे विकास का कहा जाए कि विनाश कहा जाए, इसे समझना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो विकृति आज पूरे समाज में आई हुई है उसने मानव जीवन को सुखमय बनाने की बजाय अत्यंत दुखद स्थिति में पहुंचा दिया है। और इसका कारण क्या है? सब
विद्वान अलग अलग बात कहते हैं। कोई विद्वान अपने आप को दूसरे से कम विद्वान नहीं मानता। बड़े बड़े विश्वविद्यालय पूरे संसार में है और कुछ विश्वविद्यालयों का तो इतना नाम है कि एक छोटी सी डिग्री किसी दूसरे देश में या उसी देश में उसे अत्यंत शक्तिशाली और उच्च पदों पर बैठा देती है। उसे अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, सामाजिक शास्त्र का महान विद्वान घोषित कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाई जाती हैं। लेकिन अगर उससे पूछा जाए मानव जीवन को सुखी बनाने का रास्ता क्या है, हर व्यक्ति के जीवन को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का रास्ता कैसे मिलेगा, तो वह उस बात को सोचना भी गंवारा नहीं समझता। उसकी समझ में तो यह विषय विचार का है ही नहीं। व्यक्ति का स्वार्थ बढ़ता रहे और कोई व्यक्ति केवल अपने को सुखी सुरक्षित बनाने के लिए, अपने को सम्मानित करने के लिए पूरे समाज को आग लगा दे, धरती की शांति को भंग कर दे, सुंदर सुखद सुंदर हरी भरी धरती को राख के ढेर में बदल दे, तो फिर बताइए वह ज्ञान किस काम का। यह बहुत गंभीर बात है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस स्थिति का कारण केवल और केवल पूंजीवाद है। आज भारत हो या दुनिया के कोई भी देश, वह चाहे किसी भी विचारधारा के गर्भ से क्यों न निकलता हो, वह परस्पर एकता की बात नहीं करता, आपस में सामंजस्य की बात नहीं करता, एक दूसरे पर विश्वास की बात नहीं करता और सारे लोगों को एक परिवार का सदस्य मानने की अवधारणा के बारे में कोई चिंतन नहीं करता। क्योंकि यह पूंजीवाद केवल व्यक्तिगत स्वार्थ पर टिका हुआ है। आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि, आपकी चतुराई, किसी अवसर को समझने और पकड़ने की आपकी इच्छा, उसका मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए होता है। सबके कल्याण का तो कोई भाव ही नहीं है वहां। तो फिर व्यक्ति व्यक्ति की बात हो या दो देशों की और सब देशों के बीच की बात हो, वह सबके लिए सुखदायी कैसे हो सकता है? पूंजीवाद ने पूरी दुनिया में पहले तो मानवता को अनेक देशों में बांटा और अब वे देश किसी मानवता के बंधन में नहीं, बल्कि अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए गुटों में बटे हुए हैं, गिरोहों में बटे हुए हैं। एक गिरोह दूसरे गिरोह के हर सदस्य को अपना दुश्मन मानता है।
और जब दुश्मन ही मान लेता है तो फिर कल्याण की भावना का तो बात ही नहीं रहेगी। मानव अधिकार की बात करने वाले लोग मानव अधिकार को परिभाषित भी नहीं कर पाते। अब मानव अधिकार आयोग बैठ गया, लेकिन मानव अधिकार क्या है इसके बारे में पता ही नहीं। लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं कर रहे हैं। वह मानव अधिकार की कसौटी पर भी खरा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी ओतप्रोत है, और वह तो जीव मात्र में एकात्मता के दर्शन करता है। प्रसिद्ध विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी एकात्म मानववाद का नारा देकर अपने ढंग से इस बात को समाज के सामने रखा था। लेकिन अब समय बीतने के बाद दीनदयाल उपाध्याय जी का वह एकात्म मानववाद सत्ता के कोने में पड़ा हुआ सिसकियां भर रहा है। जहां तक दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम का उपयोग अपनी सत्ता की मजबूती के लिए हो सकता है, वहां तक तो यह राजनीति के खिलाड़ी उसका उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। और लेकिन यदि यह न्याय से और सबके सम्मान से जुड़ने लगता है तो दीनदयाल उपाध्याय अप्रासंगिक हो जाते हैं। आज की भयावह स्थिति में आप अध्यात्म के नाम पर होने वाले, विचारधाराओं के नाम पर होने वाले दुरुपयोग को भी इसी दृष्टि से समझ सकते हैं। और जब हम न्याय की बात कहते हैं तो उसमें निर्बल के साथ होने वाला व्यवहार, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति को भी जीवन जीने का अधिकार कैसे मिलेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं। इसी प्रकार मार्क्सवाद के नाम पर प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स के भी नाम का दुरुपयोग हो रहा है। विचारधारा की दृष्टि से अगर हम पूरी बात करें तो मार्क्सवाद पूंजीवाद के विकल्प के रूप में उभरा था। लेकिन विचार युद्ध में मार्क्सवाद पराजित है, क्योंकि मार्क्सवाद मजदूरों की सत्ता की बात तो करता है, लेकिन इस कथन के साथ जितनी विसंगतियां हैं उनसे बचे रहने का कोई उपाय नहीं। और यह एक सच्चाई है
कि वामपंथ के नाम पर, कम्युनिस्टों के नाम पर जिस मार्क्सवाद का विकास हुआ वह समाज के लिए एक भयावह समस्या बना हुआ है। और मार्क्सवादी कहे जाने वाले लोग अपनी वैचारिक पराजय से इतने हताश हैं कि अब वे मान लिए कि समाज का निर्माण मार्क्सवाद के द्वारा संभव नहीं है, तो फिर उसके विनाश के लिए इसका षड्यंत्र पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। और आज ये कम्युनिस्ट उल्टी दिशा में जा रहे हैं। यह विचारधारा का भी संकट है। तो मैं संक्षेप में इसी बात का उत्तर बार बार दे रहा हूं। केवल मुट्ठी भर अमीरों के हाथ में सत्ता सौंप देने से समाज को सही दिशा नहीं मिल सकती। समाज का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे धूर्त व्यक्ति पूरे समाज का शोषण कर सकता है और करता है। और इसीलिए जब इस प्रकार के लोग सत्ता के सारे विशेषाधिकारों को भी प्राप्त कर लेते हैं तो फिर पूरा समाज, विशाल समाज, वह केवल उसका गुलाम बनकर रह जाता है। और इसीलिए सत्ता किसे सौंपी जाए, सत्ता निर्माण की प्रक्रिया क्या हो, उसमें अच्छे लोगों का चयन कैसे हो, बुरे लोगों से समाज की रक्षा की जाए तो कैसे की जाए, यह सारे गंभीर सवाल समाज के सामने पहले से अधिक विकट रूप में मौजूद हैं। और केवल ताकत के बल पर विनाशकारी हथियारों से लड़ी जाने वाले लड़ाई वह पूरी मानवता और विकास के लिए कितना भयानक संकट बन सकती है, इसका उदाहरण आज रूस और यूक्रेन के युद्ध के रूप में हमारे सामने दिख रहा है। दो चार दिनों में जो विनाश लोगों को यूक्रेन में दिखाई पड़ रहा है, उसे देखकर अच्छों का दिल दहल रहा है। मानव अधिकारों की हत्या हो रही है, लेकिन डर के कारण सारे चुप हैं। क्योंकि आर्थिक न्याय का अभाव है और आर्थिक न्याय के जिस सूत्र को हम समाज को देना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, जब तक वह आपकी समझ में नहीं आता और जब तक आप उस बात को समझने के लिए और करने के लिए स्वयं उठकर खड़े नहीं होते, तब तक मानवता की रक्षा संभव नहीं। तब तक भारी विनाश से भी पूरी दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। और इसीलिए
अगर सत्ता बदलने के साथ साथ व्यवस्था भी बदलना चाहते हैं तो भी आर्थिक न्याय का हमारा यह जो कार्यक्रम है इसे आपको नियमित रूप से सुनना, समझना और करना पड़ेगा। मेरे एक मित्र का कहना है कि औसत संपत्ति अधिकार के आधार पर अमीरी रेखा बनाने की बात वह तो आपकी ठीक है, और यदि उसके आधार पर अर्थव्यवस्था चले तो बहुत सुंदर है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। लेकिन यदि यह धरती पर नहीं उतरी है तो इसका अर्थ भी क्या है? और यदि आप किसी विचार को जन्म देते हैं तो फिर उसे समाज में बिल्कुल लागू कराना यह आपकी जवाबदारी है। इस पर मेरा कहना सिर्फ इतना है कि देखिए, किसी चिंतक का काम, समाज के बारे में अच्छा सोचने का काम एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन भाई मैं कोई भगवान का अवतार नहीं हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा, हरई सदा सज्जन जन पीरा। अब मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मैं सर्वशक्तिशाली भी नहीं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। और मानवता के हित में जो चिंतन की बात है उसमें यदि कुछ अच्छी बात मेरे दिमाग में उभर आई तो उसे समाज के सामने रखने का काम मैं अपनी क्षमता भर तो कर सकता हूं, लेकिन उसे स्थापित करना यह मेरा प्रयास तो हो सकता है, यह केवल मेरा अंतिम जिम्मेदारी नहीं हो सकती। आप इस बात को समझिए। अगर आप समाज में सबकी सुख शांति, समृद्धि और सुरक्षा की दृष्टि से आदर्श स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं तो वह आम लोगों को समझना पड़ेगा, और कम से कम 10% उन बुद्धिमान कहे जाने वाले लोगों को जरूर समझना पड़ेगा जो अपने आप को मानवता के प्रति प्रतिबद्ध मानते हैं, जो उसी के लिए जीते और उसी के लिए मरते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि मेरा कहना यह है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। तो एक व्यक्ति का अधिकार या कुछ लोगों का अधिकार समानता के आधार पर औसत से अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं हो सकता। उन्हीं के उपभोग से मनुष्य का जीवन चलता है, और यही असली संपत्ति है। फिर वो चाहे चल अचल किसी भी रूप में हो। और इसीलिए संपत्ति पर औसत के आधार पर हर व्यक्ति को का जन्म सिद्ध अधिकार यह समाज में माना जाना चाहिए। अर्थात औसत से अधिक संपत्ति का अधिकार, ताकत के आधार पर, बुद्धि और योग्यता के आधार पर कम या अधिक नहीं किया जा सकता। और मैं जिस औसत संपत्ति अधिकार की बात करता हूं
वह भी पूरी तरह स्पष्ट है। सारे प्राकृतिक संसाधनों का, संपत्ति का मूल्यांकन हो, वर्तमान बाजार की दरों पर हो और जनसंख्या से भाग दे दिया जाना चाहिए, और जो राशि उससे प्राप्त हो उसे ही प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध आर्थिक अधिकार माना जाना चाहिए। वही न्यायपूर्ण है। और जिसके पास इससे ज्यादा संपत्ति है, उस अधिक संपत्ति के लिए उसे समाज का कर्जदार माना जाना चाहिए। और कर्जदार है तो उस पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए। इसमें क्या त्रुटि है, यह आपको बताना पड़ेगा। हमें चिंतन के द्वारा इसका अर्थ समझना पड़ेगा। और जब तक यह अर्थ समझ में नहीं आता तो केवल मुट्ठी भर लोगों के जाने अनजाने में मोहरे बनने से समाज का काम नहीं चल सकता। समाज की स्थिति को बचाना अब तो यह न्याय की अवधारणा के बिना संभव ही नहीं है। यूक्रेन और रूस की जो स्थिति है, जो भयावह परिदृश्य है, अब दुनिया के सारे कोने में दिखाई पड़ सकता है। इसलिए हमको समय रहते सबक लेना चाहिए ताकि समाज को भयानक विनाश से बचाया जा सके। और इसीलिए आज संकट की गंभीरता के अनुसार ही आपको औसत संपत्ति अधिकार के आधार पर अर्थव्यवस्था को स्थापित करने की मांग उठानी चाहिए। और आज जिन देशों में प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का सहज अधिकार मिला हुआ है, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें अपनी सामर्थ्य का उपयोग, अपने मताधिकार का उपयोग हर व्यक्ति को समान संपत्ति अधिकार दिलाने के लिए करना चाहिए। और इसके लिए उचित कानून बनाना अत्यंत अनिवार्य है। जरूरत पड़ने पर नैतिकता की बात करना और खुद सत्ता में होने पर इसके ठीक विपरीत आचरण करना, इसका कोई अर्थ नहीं। हर प्रकार का पाखंड, हर प्रकार की चालाकी समाज में अविश्वास पैदा करती है, संदेह पैदा करती है। और विश्वास पैदा किए बिना, परस्पर सद्भाव पैदा किए बिना समाज में सभी एक दूसरे का विश्वास नहीं कर सकते और पूरे समाज को जोड़ने का काम नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको सारे मतभेद भुलाकर सबसे पहले पूरे समाज को बिना किसी भेदभाव के एक सूत्र में बांधना चाहिए। कल एक मेरे मित्र ने उत्तर प्रदेश से बहुत देर तक फोन पर बात की और कहा कि हमारे देश में और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में तो
जातिवाद बहुत हावी है और आप देख भी रहे हैं हर चुनावों में इसकी स्थिति और भयानक होती जा रही है और जातिवाद के आधार पर समाज की स्थिति निश्चय ही और ज्यादा बिगड़ेगी। कितने ही निर्दोष लोगों को अपराधियों का शिकार होना पड़ेगा और कितने ही अपराधियों को मुंह मांगी मुराद मिल जाएगी और दोनों ही स्थितियों में संकट में पड़ेगी तो मानवता पड़ेगी जिसकी रक्षा की शपथ लेकर आप काम करना चाहते हैं। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आर्थिक न्याय की अवधारणा के अनुसार जिसके पास भी औसत से अधिक संपत्ति है उसकी अधिक संपत्ति पर केवल उसके अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए और बाकी सारे करों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। आज की स्थिति में केवल अति संपन्न लोगों के पास ही औसत संपत्ति अधिकार से अधिक संपत्ति है और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सभी इतने शक्तिशाली हैं कि पूरा समाज इनकी ताकत से डरता है और आज तो जितनी पार्टियां हैं ये सब इन्हीं की अभ्यर्थना करती हैं, इन्हीं की पूजा करती हैं और इन्हीं के साथ गठजोड़ करके किसी तरह सत्ता में आने का रास्ता पकड़ती हैं। तो क्या आप इस प्रकार की स्थिति में समाज को कोई भी बहुत अच्छा चिंतनशील और व्यवस्था के बारे में मानवीय दृष्टिकोण रखने वाला कोई भी नेता, क्या आप उसके हाथ में सत्ता सौंप सकते हैं? तो बंधुओं, वह कतई संभव नहीं रह गया है और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आर्थिक न्याय के अनुसार औसत संपत्ति का अधिकार हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हुए उससे ज्यादा संपत्ति पर संपत्ति कर लगाएं और लाभ का बजट बनने के बाद जो शुद्ध लाभ बचे उसका वितरण पूरे समाज में बिना किसी भेदभाव के करते रहें। मैं बार बार इसी सच्चाई को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूं और जिस दिन यह हो जाएगा कि लोगों में इतनी समझ पैदा हो जाए कि हर मतदाता, हर वोटर उसी के लिए वोट दे, दूसरी कोई भी बात उसके गले में न आए, और यदि ऐसा हो गया तो फिर मानवता में विश्वास करने वाले लोग ही शासक बनेंगे और उन शासकों के द्वारा विद्वानों के और ऋषि मुनियों के सहयोग से सबके लिए सुखद, सबके लिए सुंदर भविष्य का निर्माण करने वाला बजट बनेगा। और मैं एक अनुमान के अनुसार आपको बताना चाहता हूं कि आज भी भारत में मुट्ठी भर लोगों के पास विशाल संपत्ति के भंडार हैं, लेकिन वे सब गोपनीय हैं।
सरकार को पता नहीं है और उसमें रखा हुआ धन कितना है उसको तो यम के दूत भी नहीं जानते। और इसीलिए बंधुओं मैं कहता हूं कि कभी कभी हमें सिंहावलोकन करके जरूर देख लेना चाहिए हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। क्या इसके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए? और यदि हम गलत दिशा में जा रहे हों तो फिर क्या हमें समय रहते अपना रास्ता नहीं बदल देना चाहिए? मैं मानता हूं कि हम सबके हृदय एक हैं, सब लोगों की आत्माएं एक हैं, सब लोगों के हित एक हैं और सब लोगों की भावनाएं भी एक हैं। इन सब लोगों को धन्यवाद का ज्ञापन करते हुए मानवता को बचाने और प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन को सुखी समृद्ध और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए आर्थिक न्याय की अवधारणा के साथ जुड़े, आर्थिक न्याय की परिभाषा को समझने का प्रयास करें। जो लोग केवल दूसरों पर दोषारोपण करके अपनी अधूरी बात को जनता के भीतर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग निश्चय ही षड्यंत्रकारी हैं और उनके पीछे किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बंधुओं मैं अपनी बात को संक्षेप में कहते हुए आज की बात समाप्त करता हूं और सब लोगों के मंगल की कामना करते हुए आपसे गंभीर चिंतन को समझने और आगे बढ़ाने के लिए खुलकर आगे आने का आह्वान करता हूं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके उपभोग की सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में न्याय के आधार पर मिल सकें, उसके मन में कोई असंतोष न हो, उसके साथ कोई धोखा न हो, विश्वासघात न हो और समाज में कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी सुख और सम्मान के साथ अच्छे से अच्छा जीवन जी सके। और यह संभव है जब हम समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति को इस दिशा में प्रवृत्त कर सकें और लाभांश में सबका हिस्सा हो। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक इस व्यवस्था से मिलने वाले शुद्ध लाभ का हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जन्म से मृत्यु तक जब सब व्यक्तियों का अधिकार इसे नहीं माना जाएगा, तब तक समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। निष्पक्षता के साथ, सुख के साथ, बिना किसी भय के हर आदमी अभाव का जीवन जीने से बचेगा नहीं। जब तक सब लोगों को सहजता से सुख के सब साधन नहीं मिलेंगे, तब तक उसकी आत्मा का विकास भी नहीं हो सकता
उसकी चेतना का विकास भी तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति की ये प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो और सब जगह सभी लोग एक विशाल परिवार की तरह परस्पर विश्वास करते हुए आत्मीयता पूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था प्राप्त न करें। और इसी के साथ मैं सभी भाई बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए अपनी यह आज की बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मानवता की जय हो।